हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक मॉडल था एटम का, जो कि रदरफोर्ड जी ने प्रोवाइड किया था, दिया था। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमें पता लग गया कि ये एटम के अंदर पाए जाते हैं, मिलते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये था कि ये एटम में कहाँ पे होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं, इसके बारे में हमें पता करना था। और इसी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए सबसे पहला मॉडल जो एटम की अरेंजमेंट का मॉडल आया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट के बारे में बताया गया था, वो मॉडल था जे थॉमसन का मॉडल, जो कि पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि जे थॉमसन के पास उसका जस्ट उन्होंने एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऐसा ऐसा एक मॉडल हो सकता है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन रेज हो रहे थे, उन क्वेश्चंस का जे थॉमसन साहब के पास कोई भी आंसर नहीं था। इसलिए इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक डाटा वर्ड के सामने रखा कि ये वाला डाटा है मेरा, और इस डाटे से मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। और वो काफी हद तक सही भी थे। पूरा उनका मॉडल जो था वो सही नहीं था, उसको बाद में और इम्प्रूव किया था बहुत साहब ने। तो रदरफोर्ड ने उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो इसलिए फेमस है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही रदरफोर्ड साहब ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इससे पहले हमें न्यूक्लियस नाम की किसी चीज का पता नहीं था। इन्होंने ही बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम की भी एक चीज प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल एक सोने की पतली, जो कि बहुत पतली थी, काफी थिन गोल्ड फॉइल ली उन्होंने। थिन लेने का रीजन ये था, सब दो कारण। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। ये गोल्ड की फॉइल थी। सबसे पहला क्वेश्चन कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि जो गोल्ड है वो काफी कम रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हमने देखा है कि जो हमारी ज्वेलरीज वगैरह होती है वो गोल्ड की बनी होती है और हम उनको सालों साल यूज कर सकते हैं, और उनकी जो शाइन होती है वो कम नहीं होती है। मीन्स कि वो रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज के साथ जल्दी, इसीलिए गोल्ड की फॉइल ली गई। सेकंड उसका रीजन ये था गोल्ड फॉइल लेने का कि गोल्ड की जो मेलेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। मेलेबिलिटी आपको पता है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम उसको पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड की जो मेलेबिलिटी है वो काफी अच्छी है, उसको काफी ही ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, काफी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड को चाहिए भी ऐसा ही था कि वो जो फॉइल हो, जो भी वो मेटल यूज कर रहे हैं, वो काफी पतला हो, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स उस पर स्ट्राइक करने वाले हैं वो उसमें से क्रॉस कर सकें इजिली, कोई हर्डल ना मिले अल्फा पार्टिकल्स को। इसीलिए उन्होंने फॉइल को पतले से पतला करना था, और सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी जो गोल्ड की होने के कारण, और साथ में वो कम रिएक्टिव भी होता है, इसीलिए जो है उन्होंने गोल्ड फॉइल को यूज किया। और जो इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी वो इन्होंने ली थी 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इतनी पतली ये थी, काफी ज्यादा पतली थी ये गोल्ड फॉइल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया। ये था हमारा एक लेड बॉक्स। और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लगातार डिके होते रहते हैं। डिके होने के कारण ही ये अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स थे। ये जो रिलीज कर रहा था वो अल्फा पार्टिकल्स थे, तो हम इसको सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
अब क्वेश्चन ये है कि इस हमारा जो सोर्स था, जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसको लेड बॉक्स में क्यों रखा। तो इसको लेड बॉक्स में रखने का कारण ये था कि जो लेड होता है उसके पास काफी कैपेबिलिटी होती है कि वो काफी ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इसे खुले में रखते तो इसकी रेडिएशन चारों तरफ फैलती, जो कि एक्सपेरिमेंट करने वाले, जो परफॉर्म करने वाले लोग थे, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए उसको एक लेड बॉक्स के अंदर रखा ताकि वो चारों तरफ से कवर, और उसके एक तरफ जो है वो हमने ओपनिंग छोड़ी जहां से सिर्फ एक तरफ से जो भी रेडिएशन निकले सिर्फ एक तरफ से ही निकले, बाकी वो चारों तरफ से बंद रहे। मींस कि इधर उधर से कहीं से भी रेडिएशन ना निकल पाए। इसीलिए हमने उसे लेड बॉक्स में रखा है, क्योंकि लेड बॉक्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी, चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई। ये एक मूवेबल स्क्रीन थी, मीन्स की मूव कर सकती थी, घूम सकती थी स्क्रीन है। ये स्क्रीन बनी किसकी हुई थी, ये थी जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन बनी हुई थी और ये मूवेबल थी, मूव कर सकती थी। कोई पूछे कि ये स्क्रीन किस मटेरियल की बनी हुई थी, तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। तो ये सारा सेटअप था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, जिसके अंदर एक लेड बॉक्स था, लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था जो कि सोर्स था अल्फा पार्टिकल का। लेड बॉक्स में इसीलिए रखा था ताकि वो मैक्सिमम रेडिएशन को कवर कर पाए। उसके बाद एक गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल काफी थिन रखी गई थी जिसकी थिकनेस थी 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक मूवेबल स्क्रीन लगाई जो कि डिटेक्ट करेगी फ्लोरोसेंस को। जो भी यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और जब गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, टकराने के बाद वो स्क्रीन पे पड़ेंगे, जिससे कि फ्लोरोसेंट मिलेगा और हमें पता लगेगा कि ये कहाँ पे टकरा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे टकरा रहे हैं। तो चारों तरफ एक गोल्ड फॉइल स्क्रीन लगाई जो कि बनी हुई थी जिंक सल्फाइड की। वो स्क्रीन जो है वो एक मूवेबल स्क्रीन थी। तो ये सारा सेटअप है। अब उसमें परफॉर्म कैसे किया उन्होंने परफॉर्म करने के लिए यहाँ से जब रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स निकले इसमें से, तो वो जाके यहाँ गोल्ड फॉइल से टकराए। अब गोल्ड फॉइल में काफी सारे एटम्स हैं, गोल्ड फॉइल में काफी सारे एटम्स होंगे गोल्ड के, कोई एक एटम तो होगा नहीं, उसमें काफी सारे एटम्स होंगे। तो छोटे छोटे एटम्स इसमें काफी सारे थे गोल्ड फॉइल के अंदर। अब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के साथ टकराए, टकराने के बाद इसमें से पास हुए और फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे हमें अलग अलग जगह पे जो है वो सिग्नल्स मिले, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेस जो है वो हमें मिली, जिससे हमें ये पता लगा कि स्क्रीन पे कहाँ कहाँ पे जो है वो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे पास एक फ्लोरोसेंस एक जो है वो ग्लो करता था, ये स्क्रीन जो है वो जैसे अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल में से पास होके जाते थे तो वो स्क्रीन से टकरा के वहां पे एक पार्ट को ग्लो कर देते थे, जिससे हमें पता लगता था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास होके यहाँ पे आके टकराए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आए, यहाँ पे निकले और यहाँ पे आके टकरा गया, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये ग्लो कर जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने यहीं से भेजा था और वो सीधा आके यहाँ पे टकरा भी गया। तो उसमें उन्होंने अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेके अपना पूरा मॉडल बनाया। तो अभी तो इस गोल्ड फॉइल में काफी सारे एटम्स हैं, जिस कारण ये इस डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम एक सिंगल एटम लेते हैं कि गोल्ड का एक सिंगल एटम लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें दी। तो देखते हैं। सपोज ये हमारा एक एटम है गोल्ड का, AU एटम। एक ही एटम की बात करें, गोल्ड फॉइल में तो काफी सारे एटम्स थे इसलिए हम वहां पे नहीं स्टडी कर पा रहे थे। एक में हम आसानी से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। एक एटम है हमारे पास गोल्ड का और ये हमारी स्क्रीन है, जो कि हमारी स्क्रीन थी जिंक सल्फाइड की। उसको मैंने एक सीधी उसमें ही शो किया भी आपको सिंप्लीफाई रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले। ऑब्जर्वेशंस में क्या आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसमें से एज इट इज पार हो गए, क्रॉस कर गए।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसमें से बिना कोई डिफ्लेक्शन शो किए हुए पास हुए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यही थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे उसमें से पार हो गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के, जैसे कि उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, जिससे कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली कि एटम के अंदर मोस्टली पार्ट खाली पड़ा हुआ है, जो कि उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा। अकॉर्डिंग टू अगर हम जे थॉमसन मॉडल देखें तो थॉमसन मॉडल क्या कहता था? थॉमसन मॉडल कहता था कि उसमें हर जगह पे प्लस चार्ज है, हर जगह पे प्लस चार्ज है पूरे एटम के अंदर, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो नेगेटिव चार्ज भी है। कहीं कहीं पे उसने बोला था कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो मोस्टली प्लेस है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज की है। अगर वो मॉडल सही होता और अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलते, अल्फा पार्टिकल खुद भी एक हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, काफी ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है और उनके ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम्स के पास। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम एटम भी बोलते हैं, वो जो है उनके ऊपर +2 का चार्ज होता है हीलियम एटम्स के ऊपर, या फिर कह लो कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर +2 का चार्ज होता है, जो कि इससे काफी बड़ा है। जब ये इसमें से जाते, यहाँ पे टकराते, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ ना कुछ रिपल्शन देनी चाहिए थी। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, हमारा जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जो हमारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज ही है और अंदर भी पॉजिटिव चार्ज ही है, और हमें पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर अंदर भी पॉजिटिव है और हम भी पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो दोनों को आपस में रिपेल होना चाहिए था, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल को थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्ट होना ही चाहिए था। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके पास पहुंचा तो इसे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था, क्योंकि रिफ्लेक्शन होनी थी। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एटम अल्फा पार्टिकल जो था वो सीधा का सीधा ही निकल गया, जिससे ये पता लगा कि इस पूरे रास्ते में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं था जिसने उसको रिपेल नहीं किया, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है वो सीधी निकल गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया ऐसा था जहां पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट था ही नहीं। अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको अट्रैक्ट करता, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता तो वो उसको रिपेल करता, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हमने जैसे रेज भेजी, जैसे पार्टिकल्स गए, वैसे वो सीधे जाके स्क्रीन पे हमें उन्होंने फ्लोरोसेंट दिया, जिससे ये पता लगा कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है। तो ये बात तो गलत होगी कि उसमें हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये बात रदरफोर्ड की इस ऑब्जर्वेशन से गलत साबित हुई, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल को कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं मिला। कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर मिला होता तो उसने डिफ्लेक्शन शो करनी थी, लेकिन उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इससे पता लगा कि ये वाला सारा एरिया जो था वो खाली था, वहां पे कुछ भी नहीं था। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स जब यहां से आए तो उन्होंने यहां पे आके कुछ डिफ्लेक्शन शो की। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने ऐसे थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन शो की। मैक्सिमम जो थे 90% जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, नो डिफ्लेक्शन, जो कि ये थे, जिससे पता लगा कि 90% पार्ट जो है वो उसका खाली पड़ा हुआ है। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन शो की। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जैसे कि ये वाले, जो कि बिल्कुल उसके साथ कोलाइड कर रहे थे। उसके सेंटर के पास कुछ ऐसा था जो कि उनको रिपेल कर रहा था। पूरा तो खाली पड़ा था, लेकिन उसके सेंटर में कुछ ऐसा था जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया, रिपेल किया, जिसके कारण उनको आना तो ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन वो सीधा ना जाके ऐसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे, हजारों में कोई एक, बहुत ही कम, 20,000 30,000 पार्टिकल्स में कोई एक पार्टिकल्स ऐसा भी था जो कि जिस रास्ते से आया और टकराने के बाद वापिस उसी रास्ते पे मुड़ गया। मीन्स की जैसे आया, इस रास्ते से अगर वो आया
तो वापिस वो इसी पार्ट पे आ गया, मीन्स कि टोटली रिफ्लेक्ट हो गया। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो टोटली रिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता लगा कि बिल्कुल सेंटर में कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है। अब अगर अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको रिपेल कौन कर सकता है? इनको रिपेल कोई नेगेटिव चार्ज तो करेगा नहीं, इनको रिपेल कोई पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। और अगर वो इसे रिपेल कर रहा है, जो भी उसके सेंटर में है, वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल्स के चार्ज से काफी बड़ा है, मीन्स कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी वो उसको रिपेल कर पा रहा है। अगर वो वीक होता तो उसको थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर देता, लेकिन पूरा का पूरा रिपेल नहीं कर सकता था। तो जिससे ये कंक्लूजन लगा कि उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में है, काफी ज्यादा अमाउंट में उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो एटम के अंदर पूरी स्पेस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो खाली ही पड़ी हुई है, लेकिन उसके बिल्कुल सेंटर में बहुत छोटी सी जगह ऐसी है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। जितने भी उसका पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, वो सारे के सारे इस छोटे से पार्ट में ही है। इससे बाहर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ही है ये इसलिए पता लगा क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। रिपेल कर वही करेगा जो खुद भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब उसे पता लग गया था कि एटम के सेंटर में कोई ऐसी हैवी मटेरियल है, हैवी चीज है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को जाने नहीं दे रही, अल्फा पार्टिकल्स को रोक रही है, जो कि पॉजिटिव इन नेचर है। तो इसका नाम ही उसने दिया न्यूक्लियस। इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, जहां से हमारे पास न्यूक्लियस का फर्स्ट टाइम जो है वो नेम आया, कंसेप्ट आया न्यूक्लियस का। और यही जो है वो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो है वो न्यूक्लियस की पिक्चर दुनिया के सामने रखी। अब तक इससे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसी को नहीं पता था। ये पहला फर्स्ट टाइम था जब न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने दुनिया को बताया। अब उन्होंने न्यूक्लियस को डिफाइन कैसे किया? उन्होंने न्यूक्लियस को डिफाइन करते हुए कहा कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जितना भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा न्यूक्लियस में ही होगा, जिससे ये पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि बाद में हमें ये भी पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और साथ में न्यूट्रॉन्स भी हैं, लेकिन उस टाइम तक न्यूट्रॉन्स की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसीलिए रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं, जो कि उसके अंदर बंधे हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। आप ये समझ लो कि ये न्यूक्लियस जो है वो एक रूम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। वो चारों तरफ से बंद है, सील्ड है वो पूरी तरह से। उसके अंदर से जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा का हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की। ऑब्जर्वेशन से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 10 ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना कोई डिफ्रैक्शन शो किए हुए जाके स्क्रीन पे टकरा गए, जिससे हमें ये पता लगा कि एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो खाली पड़ा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, और वो खाली है, वो बिल्कुल वैकेंट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जो कि उस सेंटर एटम के साइड से टकरा के गए होंगे, तो वो थोड़े बहुत अमाउंट में वो डिफ्लेक्ट हुए, और वो काफी कम थे अमाउंट में। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत ही ऐसे कम अल्फा पार्टिकल्स थे
जो जिस रास्ते से गए फिर उसी रास्ते से बाउंस बैक होके वापस आ गए, मीन्स कि टकराए और टकरा के वापस आ गए। जैसे दीवार से गेंद टकराई और वहां से वापस आ गए, ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो कि रास्ते टकरा के वापस आए। तो वापस आने का कारण यही रहा होगा कि वहां उसे किसी चीज ने रोक लिया, और रोकने वाली चीज क्या थी, वो पॉजिटिव चार्ज था जो कि काफी बड़े अमाउंट में था एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। तो उसी बड़े अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। तो उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अरेंज होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था, वो बाद में उसको जस्टिफाई किया गया। लेकिन इन्होंने भी एक बार हमें इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में बताया था, तो उसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा। जब इन्होंने बोल दिया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, कोई सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इनके पास ये था कि अब इनको ये भी बताना था कि पॉजिटिव चार्ज तो पता लग गया कि न्यूक्लियस के अंदर है, अब ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज कहां पे है। तो उन्होंने बोला कि एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि वो स्टेशनरी है, जैसे कि जे थॉम्सन का जो मॉडल था उसमें ये बोला गया था कि कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ऐसे वो स्टेशनरी था उनके अकॉर्डिंग, जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने बताया कि वो स्टेशनरी नहीं है, वो रुका नहीं हुआ, वो लगातार घूम रहा है, लगातार वो मूव कर रहा है, वो चक्कर लगाता रहता है। अब उनसे ये पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स दूर क्यों नहीं भागते न्यूक्लियस से, तो उसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं भागने देते। सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की हेल्प से बंधे होते हैं। जैसे आप एक पत्थर को रस्सी से बांधो और उसे घुमाना शुरू कर दो, तो पत्थर जो है वो रस्सी के थ्रू आपके हाथ में कनेक्ट रहेगा, उस रस्सी की हेल्प से आपने उस पत्थर को अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, एक तरह से आपका पूरा उस पर कंट्रोल है। ऐसी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से अपने पास बाउंड करके रखा हुआ है, वो उसको घूमने तो दे रहा है लेकिन उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं जाने दे रहा, वो वहीं पे घूमते रहेंगे स्टेशनरी, उसी एक सिंगल ऑर्बिट के अंदर वो घूमते रहेंगे लगातार, जिससे इस लगातार राउंड करने के कारण, लगातार चक्कर लगा पाने के कारण ही जो है रुदरफोर्ड ने एक और क्वेश्चन का आंसर दिया जो कि जे थॉम्सन नहीं दे पा रहे थे। वो ये था कि कोई भी जो एटम है उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पाई गई है, सभी एटम्स के पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एटॉमिक रुदरफोर्ड ने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं तो इनके घूमने के कारण ही इनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। ऐसा मॉडल था रुदरफोर्ड का। उसके बाद इन्होंने कुछ और बातें बताई। इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, वो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन हो सकती है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल है तो आप भले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं न्यूट्रल पे। न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस, तो दोनों बराबर होंगे न्यूट्रल पे। लेकिन अगर हम किसी चार्ज स्पीसीज की बात करें, कोई नेगेटिव चार्ज की या पॉजिटिव चार्ज की बात करें, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नहीं रहते। फिर क्वेश्चन ये है कि क्या है आखिर एटॉमिक नंबर, उस केस में प्रोटॉन की नंबर लेंगे या इलेक्ट्रॉन के नंबर लेंगे, तो उस केस में हमें हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेने हैं। अगर आप एक डेफिनेशन याद रखना चाहते हो कि एटॉमिक नंबर की एक सिंगल डेफिनेशन क्या है, तो आप कहो कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ प्रोटॉन्स बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ न्यूट्रल केस के लिए होते हैं। अगर वो आयन है, कोई चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो वेरी कर जाते हैं,
जैसे कि सोडियम वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 11 से 10 पे आ जाता है, लेकिन उसका जो प्रोटॉन्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। मैंने अभी बताया जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर कैद रहते हैं, तो वहां से बाहर नहीं जा पाता। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम या ज्यादा होते हैं। तो हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। उसके बाद हमारा होता है मास नंबर। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्लस चार्ज होगा वो, और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मास नंबर आता है। और अगर किसी भी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उस पर लिखते हैं, ऊपर हम उसका ऊपर हम उसका मास नंबर लिखते हैं, नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ये हमारा सिंबल होगा, कोई भी सिंबल जो एटम का सिंबल है, ये हमारा मास होगा और ये हमारा एटॉमिक नंबर होगा। इस मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स भी थी जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।